हमारे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में। सबसे पहला फंक्शन है प्राइस डिस्कवरी। सी क्या है? फाइनेंशियल मार्केट डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू ही प्राइस का डिस्कवरी हो रहा है। आपको अगर आपके शेयर की जो है डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइस क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। वही अगर हम बात करें कि सप्लाई ज़्यादा है एंड डिमांड कम है तो प्राइस गिरेगा। उसके बाद आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली आपके प्राइसिंग क्या होनी चाहिए थी आपकी मार्केट में और आप किस प्राइस पे आईपीओ को लेके आए, जो कि एक मिसमैच क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। प्राइस रिफ्लेक्ट मार्केट सेंटिमेंट। सी मार्केट का जो सेंटिमेंट है दैट इज लाइक द ट्रूएस्ट फॉर्म, कुड बी और कुड नॉट बी, एक्सपेक्टेशन एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन। सो क्या होता है, काफी बार कुछ अच्छे स्टॉक्स भी होते हैं जिनकी सप्लाई भी अच्छी है, डिमांड भी अच्छी है, बट प्राइस मूव नहीं कर रहा है बिकॉज अभी भी लोगों को कुछ ना कुछ डाउट है, मे बी कुछ फिशी हो सकता है। उतनी डिमांड जितनी एक्चुअली में उसकी वॉल्यूम, सी अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा आता है देन देयर आर चांसेस कि प्राइस मूव कर सकता है। ठीक है, जब मार्केट सेंटीमेंट ऐसा है कि दैट यू आर डूइंग वेल, आप एक्सपेक्टेशन से भी बेटर कर रहे हो और जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तब डेफिनेटली आपका प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है? इससे ये अनेबल करता है इन्वेस्टर्स को टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यूएशन। सी प्राइस डिस्कवरी की वजह से अब अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ पेटीएम आईपीओ का। So when Paytm IPO was launched, it was launched at 2015. 2015 में सबको अलॉट करा गया था 2050 फॉर वन। ठीक है, अब मिनिमम लॉट होता है जब भी एक आईपीओ के लिए अप्लाई करा जाता है। फिर उसके बाद पेटीएम आईपीओ जब लॉन्च हुआ मार्केट में 10 बजे होता है, 9:45 से 9:45 लॉन्च हो जाता है, 10 बजे से 10 बजे से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो लॉन्च भी डिस्काउंट पे हुआ था 1900 समथिंग। इट नेवर वेंट बैक टू दैट पॉइंट एवर सिंस। उसके बाद वो गिरता रहा एंड करंटली इट हैज बीन ट्रेडिंग एट 600 और टू 800 रुपीज। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है दैट दे when the company came out with the price they were very wrong because जो मार्केट को सही प्राइस लगा दिस इज द राइट प्राइस मार्केट को डिस्कवर करा थी। मार्केट जो है एक्चुअली में सेंटिमेंट दिखाता है, एक्सपेक्टेशन दिखाता है और उनको लगता है दैट दिस शुड बी द रीजनेबल प्राइस, इतना ही प्राइस बैंड होना चाहिए था। 2150 वॉज वे टू हाई फॉर योर कंपनी। जो वैल्यूएशन जो आपने करी है वो बहुत गलत करी। मार्केट अपने आप रियल प्लेस बता देता है। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोविजन एक्सप्लेन इस केस जो हमारा सेकंड जो है, सेकंड फंक्शन क्या है? लिक्विडिटी प्रोविजन। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म जिससे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो फाइनेंशियल एसेट्स की। इंश्योर करता है लिक्विडिटी। सी आप शेयर्स में अगर आप शेयर्स को फ्रीक्वेंटली बाय और सेल नहीं कर सकते, आपने शेयर बाय कर लिए, आप सेल करना चाहते हो बट वहां पे कोई सेलर नहीं मिल रहा है, तो लिक्विडिटी नहीं। लिक्विडिटी का मतलब है कितनी जल्दी आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जितनी जल्दी आप उसे बेचोगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो लिक्विडिटी प्रोविजन होता है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है? दैट इट एनहांसेस मार्केट एफिशिएंसी, एनेबल इन्वेस्टर टू इजीली कन्वर्ट एसेट इनटू कैश। मैंने जैसे अभी बताया कि वही काम है एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने का, उसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की बात का मतलब क्या है कि कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स को करना पड़ता है रेज कैपिटल बाय इशूइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक, बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट। सी प्राइमरी मार्केट लाइक फर्स्ट टाइम वो कंपनी इशू कर रही है। अब इसके इन्वेस्टर जो है परचेज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को और प्रोवाइड करते हैं कैपिटल टू द इशूअर। ठीक है, अब जो इशूई जो है, एक इशूअर है, एक इशूए, सिंपल सी बात है। जो इशूअर है जो ये लेके आ रहा है उसे कैपिटल की जरूरत है एंड इशू को दैट ही बेसिकली रिक्वायर्स एन इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। वो बस एक जगह ढूंढ रहा है जहाँ पे वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाए। और वहीं पे मैं बात करूँ इशूअर की, तो वो कैपिटल को रेज करना चाहता है बेसिकली। क्यों? बिकॉज वो अपनी कंपनी को ग्रोथ चाहता है, रीपे करना चाहता है अपने लोन्स को, एक्सपेंशन करना चाहता है। सो एवरीथिंग कम्स अंडर कैपिटल फॉर्मेशन। फिर वहीं बात करें इंपॉर्टेंस की, ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। जैसे अगर गवर्नमेंट को चाहिए, एज यू नो प्राइवेट सेक्टर इज व्हाट बेसिकली डूइंग,
प्रोवाइडिंग जॉब्स टू मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, ठीक है। तो अब क्या है, अब वो कैसे कर रहा है, ग्रोथ हो रही है तभी तो कर पा रहा है। अगर ग्रोथ ही ना हो, अगर इफ दे डोंट हैव द मनी इवन, तो जब ग्रोथ नहीं होगी तो वो कैसे इतने लोगों को जॉब प्रोवाइड कर पाएगा। और अगर आपकी मेजोरिटी ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यू नीड दैट मनी बिकॉज नॉट एवरीवन इज इक्विप्ड विद फाइनेंस। बहुत ज़्यादा फाइनेंस हर किसी के पास नहीं है। एंड फाइनेंस बैंक्स जो है बहुत सेफर हेवन्स होते हैं, वो हर किसी को लोन नहीं देंगे, ठीक है। Unless and until you are well reputed industrialist, they won't give you loans easily, ठीक है। For us smaller medium and small industries, what they need is basically issue this. Sometimes they have to, like the major companies also have to liquidate their stake so that they can raise the capital amount, ठीक है। थर्ड हो गया कैपिटल। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। देखो फाइनेंशियल मार्केट में आपको इंस्ट्रूमेंट है जैसे डेरिवेटिव्स, ये क्या करता है, अलाउ करता है इन्वेस्टर को टू हेज अगेंस्ट और स्पेकुलेट ऑन प्राइस मूवमेंट, देयर बाय मैनेजिंग रिस्क। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑल द निफ्टी 50 कंपनीज, आपने क्या करा, निफ्टी 50 का एक इंडेक्स बाय कर लिया, ठीक है। अब इंडेक्स जब बढ़ेगा, मतलब वो जो कंपनीज है, मेजोरिटी ऑफ कंपनीज बेटर परफॉर्म करेंगी, तो डेफिनेटली आपका रिस्क जो है वो आपने कम कर दिया, ठीक है। अगर वो 50 कंपनीज में से अगर आप 10 कंपनीज ले लेते और 10 की 10 कंपनियां वो ही नहीं चल रही होती तो प्रॉब्लम हो जाती। बट अगर मैं वही बात करूं निफ्टी 50 के इंडेक्स में, अगर इंडेक्स में कुछ कंपनियां चल रही हैं, मतलब मेजॉरिटी कंपनी चल रही हैं 40 और 10 कंपनी नहीं चल रही, तो तब भी इंडेक्स बढ़ेगा ही, राइट। एंड योर मनी विल ग्रो, ठीक है। तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। मेरे लिए एक सेफर ऑप्शन ये होगा रादर देन इन्वेस्टिंग इन पिकिंग। फर्स्टली आई हैव टू स्टडी अलॉट, कि मेरे को पता लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो 10 कंपनीज कौन सी हो सकती है, एंड दे दोज कंपनीज कैन परफॉर्म वेल और नॉट परफॉर्म वेल, तो उस केस में मेरे पास ज़्यादा रिस्क है, इसलिए इस रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये बेटर है। इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एडवर्स मार्केट कंडीशन एंड अनसर्टेनिटीज। मैंने अभी एग्जाम्पल के साथ समझा दिया कि रादर देन पिकिंग माई सेल्फ which 10 companies will do well, and if they don't, I lose out on my whole capital or the majority of my money. But if what if I do is basically invest into an index में मैं invest कर देता हूँ, and that index includes the top 50 companies, right? And even if in index, because index में क्या होता है, आप इक्वल इंडेक्स चूज कर सकते हो जिसमें आपके पैसे पूरे टॉप 50 कंपनीज में बराबर लग रहे हैं। जब ऐसा होगा तो जब 40 कंपनीज अच्छा कर रही हैं और 10 कंपनीज खराब भी कर रही है, तब भी आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं फैसिलिटेटिंग डाइवर्सिफिकेशन। अब इन्वेस्टर के पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गई किस चीज़ की, वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स कर सकता है बाय इन्वेस्टिंग इन अ वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एसेट क्लासेस, ठीक है। आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया, और मैंने जैसे ही अभी आपको बताया बॉन्ड, बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो दैट इज लाइक सेफ, काफ़ी सेफ है कंपेयर टू स्टॉक। इसमें रिटर्न ज़्यादा है, इसमें रिटर्न्स कम है बट रिस्क भी कम है, ठीक है। कम है, इसमें ज़्यादा है, बट रिटर्न्स कम है बट सेफ है, गारंटीड है। डाइवर्सिफिकेशन जो है रिड्यूस करता है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क बाय स्प्रेडिंग एक्सपोजर अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स। जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं, लाइक एक बेसिक फाइनेंस रूल क्या है कि नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बिकॉज अगर आप सारी की सारे एक ही बास्केट में अपने सारे एग्स रख दोगे एंड वो बास्केट गिर जाती है, तो पूरा का पूरे आपके सारे के सारे अंडे टूट जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप कुछ अंडे किसी बास्केट में रखो और कुछ अंडे दूसरी बास्केट में रखो, सो इवन इफ वन फॉल्स अदर में राइज एंड इट कैन बी बैलेंस्ड आउट। मतलब अगर कहने की बात ये है कि इफ बॉन्ड मार्केट इज गोइंग अप, स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन, एज एन इन्वेस्टर यू माइट एंड अप पॉजिटिव, ठीक है, और यू वोंट लूज आउट मनी। तो आप ऐसे बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में नहीं होगे, ठीक है। ऐसा जनरली अज्यूम करा जाता है जब स्टॉक मार्केट डाउन होती है तो बॉन्ड मार्केट बेटर परफॉर्म करती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रही है, जो फंड्स जो है इन्वेस्टर्स के, इन्वेस्टर से चैनल करके, इन्वेस्टर से चैनल करके नीडी
कंपनीज को दे रही है, ठीक है, जिन कंपनीज को वो पैसों की जरूरत है, राइट। अगर वो कंपनीज इंडिविजुअली तो जाके उन लोगों से पैसे नहीं मांग सकती घर घर जाके कि आप पैसे दे दो, आप पैसे दे दोगे, क्या आप हमारे प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहोगे, ठीक है। तो यू नीड अ मार्केट वेर यू कैन दीज कंपनीज गेट अ सेफ हेवन। सेफ हेवन का मतलब ये नहीं कि आप फ्रॉड कंपनी बना के इजिली पैसे एक्सट्रैक्ट कर लो, वो नहीं है। बट बेसिकली ये बात है कि कंपनीज के पास एक जगह होनी चाहिए जहां से वो फंड्स को सेवर से एंटिटीज तक पहुंचा दे। सी इन्वेस्टर्स आर बेसिकली सेवर्स, दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी, उनका पैसा घर पे पड़ा है, बैंक में पड़ा है, दैट इज नॉट बीटिंग इन्फ्लेशन, वो बीट नहीं कर रहा है इन्फ्लेशन को। सो वो क्या करेंगे, अपना पैसा सर्कुलेट करेंगे, और जब सर्कुलेशन होता है ऑफ मनी, सर्कुलेशन ऑफ मनी लीड्स टू ग्रोथ। तो जितना सर्कुलेशन होगा मनी का उतना ही आपका ग्रोथ होगा, ओके। इंपॉर्टेंस क्या है, सपोर्ट करता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जैसे मैंने आपकी बात बताई, बट चैनल रिसोर्सेज टू प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट पोटेंशियल रिटर्न, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर यू विल मेक श्योर दैट योर मनी is being invested in the right companies in the right way and those companies generate high returns for you, ठीक है। तो यही पर्पस होता है हमारा एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। फिर अब बात करते हैं फैसिलिटेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। देखो सेंट्रल बैंक यूज करता है फाइनेंशियल मार्केट टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें हम बाइंग और सेलिंग करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, जिससे इन्फ्लुएंस करें मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड को। जैसे मैंने आपकी थोड़ी देर पहले बताया कि जब गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स जो इशू करता है वो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है। सो जब अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो वो क्या करेगा, इन बॉन्ड्स को बेचेगा और उन मनी को वापस बुला लेगा। बेसिकली जब आप बॉन्ड्स दे दोगे लोगों को तो अब मनी आरबीआई के पास आ जाएगा, तो मनी सप्लाई रुक जाएगी और जो इन्फ्लेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा। बट अगर मेरे को सेलिंग करनी है ओपन मार्केट में, मैं अपना सेल करने लगूंगा, और इस केस में क्या होगा, जब आप सेल कर रहे हो तो जो मनी है वो और ज्यादा वो मार्केट में डिफ्यूज होने लगेगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जब मार्केट में आप बॉन्ड्स की सेलिंग कर रहे हो तो उसकी वजह से आप डिफ्यूज कर देते हो और पैसा, और वो जब वो और पैसा होता है डिफ्यूज तो उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन राइज करने लगता है। मतलब अगर कोई स्टैग्नेशन आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है, तो उस केस में हम सेल करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आरबीआई के पास दो ऑप्शन है बाइंग करने का। बाइंग करेगा तो लोगों से पैसे ले लेगा, लोगों से पैसे ले लेगा तो मनी सप्लाई जो है कम हो जाएगी। जब सेल करेगा तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो मनी सप्लाई जब वो बाय करेगा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि मनी सप्लाई पे क्या क्या फर्क आता है इन्फ्लेशन के लिए। जब वो बाइंग कर रहा है, मतलब बॉन्ड्स की बाइंग कर रहा है, इसमें ऑपोजिट होगा। बॉन्ड्स की बाइंग कर रहा है जब आरबीआई, तो वो क्या कर रहा है, उसके बदले कैश दे रहा है, तो मनी सप्लाई बढ़ा रहा है। और जब वो सेलिंग कर रहा है, मतलब बॉन्ड्स की सेलिंग कर रहा है और उसके बदले उनसे कैश वापस ले रहा है, तो उसमें मनी सप्लाई कम हो जाएगा। जब मनी सप्लाई कम होगा तब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। जब वो बाय कर रहा है, जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन जो है वो चाहता है डिफ्लेशन रुक खत्म हो जाए और इन्फ्लेशन थोड़ा प्रोग्रेस करने लगे, ठीक है। तो ये दो केसेस होते हैं। बाइंग करेगा मतलब बॉन्ड्स खरीद रहा है तो उसके बदले में लोगों को पैसे दे रहा है, तो लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे टू स्पेंड। फिर अगर वो सेल कर रहा है तो यहाँ पे वहां पे वो बॉन्ड्स ले लेगा उनसे और उनके बदले में पैसे अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो जब मनी सप्लाई का शॉर्टेज और एक क्रंच क्रिएट कर दिया जाता है, ओके। इंपॉर्टेंस क्या है, सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन मैनेज करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं इकोनॉमी को और अचीव करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को। तो ये हमारे कुछ मेजर मेजर फंक्शंस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट में। तो पहला है जो हमारे सेवर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट देयर सेविंग इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं इनको रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। सी इन्वेस्टर्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं, अगर आपको टाइप्स पता हो। रिस्क अवर्स कौन से होते हैं, जो अवॉइड करते हैं रिस्क को, वो रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गए, एफडी हो गए, इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिस्क न्यूट्रल, रिस्क न्यूट्रल क्या है, जो ज्यादा रिस्क लेने नहीं चाहते, दे आर लाइक कि थोड़ा रिस्क ले लेंगे बट नॉट मच, ठीक है। तो डिसेंट रिस्क लेते हैं ज्यादा,
रिस्क नहीं लेते, तो एक होते हैं हमारे रिस्क न्यूट्रल, रिस्क अवर्स, रिस्क न्यूट्रल एंड जो रिस्क के फेवर में होते हैं, राइट। सो दीज आर द पीपल हु टेक हाईली रिस्क, हाई रिस्क लेते हैं जो इन्वेस्टर्स। और ये हाईली रिस्की इन्वेस्टर्स जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, इसमें ये इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे हाई रिस्क है और हाई रिवॉर्ड्स है, ठीक है। तो इनके हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के 3 टाइप होते हैं, रिस्क अवर्स, रिस्क न्यूट्रल एंड रिस्क जो फेवर करते हैं। तो हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का रोल क्या होता है, जो अपनी सेविंग्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डालें, स्टॉक में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स, जो मैंने आपको बता दिया। म्यूचुअल फंड्स जो है हमारे डिसेंट रिस्क में आ जाएंगे, अवॉइड करने वाले बॉन्ड्स में आ जाएंगे, और फिर हमारे स्टॉक आ जाएंगे रिस्क फेवरेबल में, ठीक है। मोटिवेशन क्या है, सीकिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इनका पर्पस क्या है कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स को सीख करना, कैपिटल को बढ़ाना और वेल्थ एक्यूमुलेट करना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। रिटेल इन्वेस्टर समझ में आ गया। लार्ज एंटिटीज लाइक पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, जो बहुत लोगों का पैसा एक साथ ले लेती है, वो क्या करती है, इंस्टीट्यूशनली इन्वेस्ट करती है। इनका पर्पस क्या है, दैट दे हैव टू मेक मनी नॉट फॉर देम सेल्फ ओनली बट फॉर ऑल दोज हु हैव इन्वेस्टेड इन देयर कंपनीज, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज में आपने बाय कर रखा है, एज इंश्योरेंस कंपनीज के पास क्या है, काफी सारा सरप्लस हो जाता है कैश का, तो और उस अमाउंट को, वो सरप्लस को क्या करती है, सर्कुलेट करती है मार्केट में थ्रू इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। मोटिवेशन क्या है, अचीविंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजिंग रिस्क एंड मीटिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू पॉलिसी होल्डर्स और बेनिफिशियरीज। तो ये एप्लीकेबल किस में होता है, म्यूचुअल फंड्स में। एज म्यूचुअल फंड्स का जो ग्रोथ रेट होता है 15 to 20% हम एक्सपेक्ट करते हैं इतना रिटर्न देगी, तभी आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो। अगर वो इतना नहीं देगी, अगर वो एफडी जितना रिटर्न देती 7 to 10, तो लोग प्रेफर करते हैं एफडी, बिकॉज एफडी काफी सेफर ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड इतना सेफ नहीं है। म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है इतना, तभी वो ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है। सी मैंने अपर कैप नहीं लगा दी कि 20% इज द अपर कैप, काफी ज्यादा भी दे सकता है, 40% भी दे सकता है, देयर आर चांसेस, और दिए भी हैं काफी बार, ठीक है। इनका ये मोटिवेशन होता है। अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की, जैसे आपको मैंने बताया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, FII। इनका होता है, ये इन्वेस्टर्स होते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, एज वी नो, पार्टिसिपेटिंग इन अ नेशन फाइनेंशियल मार्केट। अब होता क्या है, जब एज इंडिया, इंडिया का अगर मैं आपको ग्लोबली इमेज बताऊं, इट्स अ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है। बट एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप देखो, इंडिया इज नॉट द ओनली ऑप्शन इन द ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। पूरे ग्लोबली उनके पास और भी बेटर मार्केट्स है, आपकी हांगकांग, सिंगापुर, चाइना, ठीक है, उनके पास और भी मार्केट्स है, और जो इंडिया से ज्यादा हाईली सेफ होती है, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करें फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर्स, ही हैज मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अब क्या होता है, जब वो इंडिया में पैसे लगाते हैं, सो दे आर बेटिंग ऑन द ग्रोथ, द कॉन्फिडेंस। So that is why foreign investors have been very influential. So what happens usually, let's suppose जब 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, हमारी कंट्री वाज नॉट दैट डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सी होता क्या है, जिस अगर FIIs, जब ऐसा कोई क्राइसिस आएगा तो हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल लेगा, बिकॉज दे यूजुअली थिंक स्टॉक मार्केट विल गो डाउन, राइट। दैट्स अ बेसिक थिंग। यू एट द टाइम ऑफ क्राइसिस यू नीड कैश, यू नीड लिक्विड फंड्स एज हैंडी एज पॉसिबल। तो उसमें आप क्या करोगे, आप इस टाइम अपने पैसे स्टॉक मार्केट से निकालोगे। एज फॉरेन इन्वेस्टर जब आप बहुत ज्यादा पैसे निकालोगे, तो इंडिया की जो मार्केट है वो बिल्कुल गिरने लग जाती। तो इसी की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, इंडिया को इतना इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज इंडिया में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, और इनका नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ गया, और ये ज्यादा बाइंग करते हैं। FII आर नॉट दैट कॉन्फिडेंस, उनका नंबर है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट आर मार्केट डज नॉट टोटली रिलाई ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब मोटिवेशन क्या है इनका, डाइवर्सिफिकेशन, कैपिटलाइजेशन ऑन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड करेंसी स्पेकुलेशन, जो मैंने अभी आपको बताया वही सेम सारी बातें, ओके। राइट, तो अब इसे इशू कौन करता है, हमने अभी सेवर्स की बात करी, अब इशू कौन करता है, सेवर्स और इन्वेस्टर। इशूअर्स कौन है, देखो गवर्नमेंट जो है बॉन्ड्स लेके आती है, ट्रेजरी बिल्स लेके आती है, शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज लेके आती है, टू रेज मनी, टू रेज फंड्स फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स एंड कवर बजट डेफिसिट। जैसे मैंने आपको बताया, कंट्री में फिस्कल डेफिसिट होता है, अभी है, एज इम्पोर्ट्स
जो है हमारी कंट्री के काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। जब भी ऐसा होगा तो फिजिकल डेफिसिट होगा। उस फिजिकल डेफिसिट को मिटाने के बिकॉज़ वो भी कंपाउंड होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे आपके जो डेफिसिट हैं, वो भी कवर करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू इश्यू इन शॉर्ट टर्म मार्केट्स या कैपिटल मार्केट्स के लिए बॉन्ड्स, ठीक है। फाइनेंसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड मैनेजिंग फिस्कल पॉलिसी, जो मैंने बोला वो वही है एग्जैक्टली, और कुछ नहीं। बिकॉज लॉजिक, इफ यू नो द लॉजिक, इफ यू नो द बेसिक, तभी मैं बोलता हूँ अगर आपके लॉजिक्स और बेसिक बहुत क्लियर है ना, आपको ना हर चीज याद करने की जरूरत नहीं। आई डोंट इवन हैव टू लुक कि वाई दे हैव टू फाइनेंस, क्योंकि जो फिस्कल पॉलिसी है वही एक मेजर कारण है। इंडिया इज अ फिस्कल डेफिसिट नेशन, वी ऑल हैव स्टडीड, इको में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट लॉजिक लगाना भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली exactly होता क्या है। हम टर्म्स को मेमोराइज करने में ज्यादा फोकस करते हैं कि इसको रट्टा लगा ले। जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे तब तक देर इज नो यूज, ओके। फिर कॉर्पोरेशन का क्या है कि ये स्टॉक और बॉन्ड्स इशू करते हैं टू रेज कैपिटल फॉर द बिजनेस। अब मैंने बताया कि आपको एक्सपेंशन के लिए चाहिए। और यहाँ पे दूसरा, डेट रीफाइनेंसिंग, कभी आपको रीपे करना हो तो रीफाइनेंसिंग। ऑपरेशंस के लिए आपको शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट करनी है, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस मीट करनी है, तो दोनों के लिए कॉर्पोरेशन पैसे रेज कर सकती है। रेजिंग फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ऑप्टिमाइजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेटिंग ग्रोथ, ठीक है। अब होता क्या है, अ कंपनी कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन बॉन्ड, ठीक है। काफी ज्यादा डेट भी नहीं चाहती है कंपनी, एंड अ कंपनी डज नॉट वांट टू लिक्विडेट देयर शेयर एज वेल, ठीक है। बहुत ज्यादा वो शेयर लिक्विडेट भी नहीं करना चाहिए, तो ये दोनों चीजें नहीं करना चाहिए। सो एक मिक्सचर ऑफ बोथ वुड बी सूटेबल, ठीक है। तो उनके लिए ज्यादा सूटेबल क्या रहेगा, दोनों का मिक्सचर, रादर देन क्या करना कि मैं बॉन्ड बॉन्ड से पैसे रेस करूं। अब ज्यादा अगर आप बॉन्ड से पैसे रेस करोगे, यू डेफिनेटली हैव टू पे देम बैक। वहीं लिक्विडेट की बात करूं तो आप ज्यादा शेयर लिक्विडेट कर दोगे तो आपके पास ओनरशिप नहीं रहेगी, आपके पास कंट्रोल नहीं रहेगा, डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंस्ट्रूमेंट रेज करते हैं, डिपॉजिट, बॉन्ड, सिक्योरिटी टू फंड लेंडिंग एक्टिविटीज। हमारे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे बजाज फिनसर्व, एनबीएफसी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक, बैंकिंग सेक्टर्स, ये सारे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। अब इनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, उन्हीं के थ्रू ये पैसे रेस करते हैं। पैसे किससे रेस कर सकते हैं, पब्लिक से रेस करते हैं काफी बार, आरबीआई के थ्रू बैंक बेल आउट कराता है अपने आप को। तो ये बॉन्ड सिक्योरिटीज जो है फंड करती है इनकी लेंडिंग एक्टिविटीज को। जी, एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, दे बेसिकली लेंड। तो लेंड करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट जो है वो मिलता है, मेच्योरिटी जो है वो अमाउंट वो उन्हें पे करते हैं, ठीक है। तो ये सारी पेमेंट होती है, इसके थ्रू कंपनीज को रन करा जाता है एट अ हायर रेट, ओके। तो रेजिंग फंड्स फॉर लेंडिंग, मैनेजिंग लिक्विडिटी एंड अर्निंग इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट इनकम वो अर्न करते हैं और आप फंड्स भी रिलीज कर रहे हो लेंडिंग की वजह से, ओके, राइट। अब बात करते हैं कौन कौन से इंटरमीडिएटरीज हैं फाइनेंशियल मार्केट में। मैंने कहा जैसे बैंक है आपका, रोल क्या है, सेवर और इन्फ्लुएंसर्स के बीच में एक काम करते हैं। सी, एक सेवर, सेवर, इंटरमीडिएटरी एंड बैंक। इंटरमीडिएटरी हो गया हमारा बैंक, और यहाँ पे हमने किसी कंपनी का एग्जांपल ले लिया। तो सेवर जो करता है यूजुअली वो बैंक अकाउंट खोल लेता है, बैंक अकाउंट में पैसे रखता है, और बैंक क्या है, कंपनी को पैसा दे देती है। अब बैंक कंपनी से इंटरेस्ट लेती है 8% पर एनम, और जो सेवर को 3% पर एनम देती है वही सेम अमाउंट पे। तो बैंक का कमीशन बनता है 5% पर एनम। सो बेसिकली एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करना, उसके लिए अपना कमीशन चार्ज करना, और ये सेवर एंड बोरोवर्स को मिलाने का काम करती है। प्रॉफिट थ्रू इंटरेस्ट इनकम, फीस एंड कमीशन, जो मैंने इंटरेस्ट इनकम आपको बता दिया। ब्रोकर्स क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। ब्रोकर्स, बिकॉज अर्लियर क्या होता था, अभी भी जो हमारे जेरोदा है ये भी एक ब्रोकर है, और इन ब्रोकर्स के अलावा आप सीधा बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते, तो आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है, सेबी ने मैंडेटरी कर रखा है। तो अर्लियर क्या होता था कि ब्रोकर्स को आप कांटेक्ट करते थे फोन के थ्रू, एंड देन यू यूज टू डू बाइंग एंड सेलिंग। बट आजकल बिकॉज ऑफ एन ऐप जेरोदा, काई जेरोदा ग्रोथ ऐप,
एंजल वन, सो ये सब जो है इतने सारे हमारे ऑनलाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो ब्रोकर्स हैं ये बन चुके हैं, ठीक है। अर्न कमीशन फीस ऑफ एक्सचेंज फॉर एग्जीक्यूटिंग ट्रेड, तो जब भी आप कुछ बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो कुछ कमीशन खुद अर्न करते हैं, कुछ डिपॉजिटरीज को देते हैं, तो ये कमीशन एंड फीस इनका काम होता है। फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स की अगर हम बात करें तो होता क्या है, अब इसमें लॉजिकली बताऊं तो जब भी कोई कंपनी आईपीओ रेस करती है उसे नहीं पता कि आईपीओ रेस कैसे करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास जाती है। तो इन्वेस्टर बैंकमेंट क्या करते हैं, उनसे कहते हैं हम आपकी हेल्प करेंगे आपका आईपीओ रेस कराने में और उसको फुली सब्सक्राइब भी कराएंगे। फुली सब्सक्राइब का लॉजिक एज भी वन लो, जितने आपने शेयर्स, जितना आपने मार्केट वैल्यू मांगा था 100 करोड़ मांगा था फॉर एग्जांपल, आपको 100 करोड़ का अमाउंट मिल जाना चाहिए लोगों से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर लेट सपोज काफी बार जो अंडर राइटर्स होते हैं वो प्रॉमिस या गारंटी कराते हैं कि इन केस अगर आपका अंडर सब्सक्राइब होता है तो उस केस में हम लोग आपका शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके लिए वो कमीशन चार्ज करते हैं, ओके। कमीशन चार्ज करते हैं और कुछ अमाउंट उनको फीस लेनी पड़ती है, ठीक है। मर्जर एक्विजिशन, सारी एडवाइजरी सर्विस, अर्निंग फीस फॉर अंडर राइटिंग एडवाइजरी सर्विस एंड फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर हमारे पास एक एसेट मैनेजमेंट फर्म होता है, जिसमें क्या है, हमारे एसेट एयूएम एक टर्म होती है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो म्यूचुअल फंड जो है ये क्या करते हैं, ये एसेट मैनेजमेंट फर्म्स ही हैं बेसिकली, जहाँ पे आप लोगों का पैसा ले रहे हो, उन पैसे को यूज कर रहे हो और उस पैसे से उन लोगों के लिए रिटर्न जनरेट कर रहे हो, उसके लिए आप उस पर कमीशन चार्ज करते हो कुछ ना कुछ परसेंट, राइट। मैनेजमेंट फीस लेते हो ऑन एसेट अंडर मैनेजमेंट, एयूएम, जो मैंने अभी आपको बताया। देखो सेम बात है, वही जो चीज नीचे लिखी हुई है। मैनेज करना, इन्वेस्ट करना फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, ऑफन थ्रू म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड एंड अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल, अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या रिस्क है फाइनेंशियल मार्केट में। देखो रिस्क क्या है, जब भी हमारा लॉसेस का है, अगर आप इक्विटी रिस्क की बात करो, फ्लक्चुएशन हो गया स्टॉक मार्केट में, प्राइसेस एकदम से गिर गए तो आपका लॉस हो गया। इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो बॉन्ड मार्केट में तो आपको उतना रेट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर आपको बॉन्ड किसी और को सेल आउट करना है और वो उसी टाइम पे उसका जो रेट है वो गिरा हुआ है तो आपके लिए एक रिस्क बन जाता है। करेंसी रिस्क क्या है, जैसे ही आपने देखा कि जो भी कोई भी एक मेजर कॉल आता है, जैसे ही कोई वॉर शुरू हो जाती है तो हमारे फॉरेन करेंसी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। फिर अगर हम बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की, द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फेलियर ऑफ अ बोरोवर और अ काउंटर पार्टी टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। क्रेडिट रिस्क का क्या मतलब है, इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। क्रेडिट कार्ड अगर आपको बैंक इशू करता है, एक लिमिट देती है ₹1,00,000 की, आपने उसको शॉप कर लिया बट आपके पास अब पैसे नहीं है रीपे करने के लिए, तो एक तरीके से एक बताना कि बैंक के लिए जब भी वो आपको लोन देती है, अगर आप वो लोन रीपे नहीं कर पाते तो उसको हम क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। अब डिफॉल्ट रिस्क ऑन बॉन्ड्स है, जब आप बॉन्ड्स बाय कर रहे हो, गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, तो मैंने आपको कभी एक एग्जांपल भी बताया जहाँ पे गवर्नमेंट को बॉन्ड्स के लिए पैसा मिला बट गवर्नमेंट ने वापस रीपे नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये हमारे रिस्क है फाइनेंशियल मार्केट में। फिर हम बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क। अगर जो इंडिया की बॉन्ड मार्केट बोलते हैं वो काफी लिक्विड नहीं है, हाईली लिक्विड नहीं है, मतलब बायर एंड सेलर अवेलेबल नहीं है इतने, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा लिक्विड नहीं है तो एज अ बायर आप ढूंढते रहते हो कि कब सेलर मिले, तो वो एक प्रॉब्लम है। लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, मार्केट डिसरप्शन, वाइड बिड आस्क स्प्रेड, मतलब ज्यादा लोग है नहीं, इंफॉर्मेटिव नहीं है, जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो वॉल्यूम नहीं है, मार्केट बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ भी होता है मार्केट पे सबसे पहले इम्पैक्ट आता है। और बायर के प्राइस अलग है, बायर 1,000 रुपए है, सेलर जो है 2,000 रुपए में सेल करना चाहता है, तो एक डिफरेंस आ जाता है वाइड बिड आस्क स्प्रेड्स में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क में, द रिस्क ऑफ लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडुकेट और फेल इंटरनल प्रोसेसेस, सिस्टम फेलियर हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, हमने सत्यम स्कैम के बारे में पढ़ा है, तो ये हमारा क्या है, एक ऑपरेशनल रिस्क है, जिसकी वजह से पूरा मार्केट के ऊपर एक्चुअली टेंट हो जाता है कि मार्केट इज नॉट सेफ। सिस्टमैटिक रिस्क, बैंक फेलियर्स, मार्केट क्रैशेस, इकोनॉमिक टर्नडाउन, हमारा 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस जो है मेजर क्राइसिस था, राइट। तो ऐसे फेलियर हो जाती है, एक एक कंपनी फेल हो रही है, फिर एक बैंक, दूसरा बैंक, और ऐसे एक बैंक का चेन फेल हो जाता है। लेट सपोज कल को एसबीआई फेल हो जाएगा तो बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट इंडिया में
गिर जाएगी, सिस्टमैटिक रिस्क हो जाएगी, बिकॉज एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। फिर अब बात करते हैं पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क की। तो रिस्क ऑफ एडवर्स पॉलिटिकल और रेगुलेटरी चेंजेस इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट। अगर हमारी टैक्स पॉलिसी चेंज होती रही, नई गवर्नमेंट आती है, नई टैक्स पॉलिसी ले आती है, बार बार इंटरवीन करती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर को फ्रीली ऑपरेट नहीं करने देती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, डज नॉट ऑपरेट फ्रीली। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कि कभी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, कभी ऑटोक्रेसी है, तो कभी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। डज नॉट हैव फ्री मार्केट, ठीक है, फ्री मार्केट नहीं है, तो ये हमारा पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क है, ठीक है। तो दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर हम आज बात करें तो समराइजेशन में पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, हमने क्या पढ़ा है, फिर उसके टाइप्स पढ़े हैं, एक एक करके सारे टाइप्स पढ़े हैं, इनके फंक्शंस पढ़े हैं, उनके साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। टाइप्स में हमने कुछ 6-7 टाइप्स कवर करे हैं। फंक्शंस में मैंने जितने हो सके सारे के सारे फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और फिर अभी मैंने कुछ 6 रिस्क तक कवर करे कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट में। सो आई हैव मेजरली कवर्ड कि आपका फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। इसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है ऑप्शन फ्यूचर के बारे में कि इनके एग्रीमेंट क्या होते हैं, और डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है, इंडेक्स के बारे में आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। फिर उसके बाद हमने कमोडिटी मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स वी हैव कवर्ड, राइट, ओके। सो एज यू नो दैट आई बीन सेइंग दिस फॉर अ व्हाइल, अगर आप यूजीसी नेट पेपर की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो पेपर वन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर वन की तैयारी बच्चे नहीं करते, पेपर वन की तैयारी भी बहुत जरूरी है अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली प्रोवाइडिंग ई बुक्स ऑन ऑल द 10 यूनिट्स। व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9873907600 एंड यू कैन क्लेम योर फ्री ई बुक, राइट। तो व्हाट्सएप करना है, कोई भी यूनिट हो, सबकी स्क्रैच से सारी की सारी नॉलेज मिलेगी, 35 पेजर नॉलेज टेक्स्ट बुक, ठीक है। Right. So thank you all for joining. If you like the video, do leave a like button. Subscribe करना मत भूलना, and hit the bell icon so that you get notified whenever I come with the new video. And share this video with your friend as much as you can. And download the Talent Blazer app from the Play Store. The link for the same will be mentioned in the description. ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, so whenever I come up with the next video, you get notified for the same, and share this video with your friends. So thank you all for joining. I'll make sure you watch all the previous video, and subscribe करके आप next videos के लिए भी बेल आइकन दबा के you get notified for the same, ठीक है।